नाज़रीन और व्यूवर्स, आप सभी जानते हैं कि यूजीसी का एक नोटिफिकेशन आया था पिछले महीने 21 तारीख को एनटीए के द्वारा CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए कंडक्ट करने के बारे में एक नोटिफिकेशन आया था। और डिटेल उसका जो मॉडलिटी है, वो एनटीए कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, क्या सेक्शंस होंगे और क्या क्या कोर्सेस होंगे यूजी के अंदर, और कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, कौन से लैंग्वेजेस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप कैसे होगा, एनटीए कैसे कंडक्ट करेगा, ये तमाम चीज़ों के डिटेल्स में एक और नोटिफिकेशन 27 मार्च को आया हुआ था। तो ये जब नोटिफिकेशन आया उससे पहले से ही एक डिबेट तो छिड़ा हुआ था कि क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के लिए क्या वाकई में कोई एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की ज़रूरत है। इस पर बहुत सारे एजुकेशनिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, डिबेट कर रहे थे। और इस डिबेट की शुरुआत हम देख सकते हैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी DUCET या CUCET का एक एग्ज़ाम को इंट्रोड्यूस करते हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। DUCET यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसकी नौबत क्यों आई, और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यानी मतलब आगे चलकर उस नोटिफिकेशन को कैंसिल किया गया। यूजीसी ने DU ने उस नोटिफिकेशन को वापस लिया, बल्कि कुछ महीनों के बाद में CUET नाम का एक एंट्रेंस टेस्ट को दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया। यानी दोनों के बीच में एक बहुत ही एक गहरा लिंक है। उस लिंक को मैं आज के इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो ये है कि इसका एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि एकेडमिक ईयर 2021-22 में जब एडमिशन नोटिफिकेशन निकला था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और उस वक्त ये देखा गया कि टोटली 4,38,696 यूजी कोर्सेज़ के लिए एप्लीकेशंस आए हुए थे। और वो जो एप्लीकेशंस थे 4,38,696 एप्लीकेशंस, सिर्फ जो है 70,000 सीट्स टोटल जो है 90 जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं उसके लिए आए थे। यानी ये दर्शाता है कि किस तरह से जो डिमांड एंड सप्लाई का गैप है यूजी कोर्सेस में, ख़ास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में। एक जगह 4,38,000 का डिमांड है, तो सप्लाई जो है एजुकेशन यानी जो सीट्स हैं वो सिर्फ 70,000 हैं। तो ये इस एक कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पर एक बहुत ही ह्यूज गैप वहाँ पर क्रिएट हो रहा है सप्लाई और डिमांड का एजुकेशन में, तो उस जो ह्यूज डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस में जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सेस डिमांड है, वहाँ पर हमने देखा कि कट ऑफ जो है 100% पे पहुँच गया था। यानी पिछले एक कॉलेज में दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100% कट ऑफ पहुँचा हुआ था। इस बार जो है ऐसे 3 से 4 कॉलेजेस में 100% कट ऑफ पहुँच गया था। तो ये जब सिचुएशन क्रिएट हुआ जहाँ पर 100% कट ऑफ का प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो HSC के जो मार्क्स होते हैं हायर सेकेंडरी जो स्कूलिंग के, उस लेवल में जो मार्किंग है वो कहीं ना कहीं उस पर एक सवाल उठने शुरू हुए कि मतलब किस तरह के मार्किंग सिस्टम हो रहा है कि स्टूडेंट्स जहाँ पर यानी हर दूसरा आदमी जो है वो मतलब 80, 90, 95, इवन 100% मार्क्स भी HSC लेवल पर गेन कर रहे हैं। तो अब ये सवाल पैदा हुआ है कि यानी मतलब कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतना डिमांड क्यों है कॉलेजेस का। उसका रीज़न एक ये हो सकता है, प्रोबेबल रीज़न वो ये है कि अगर आप 2020 और 2021 का नेशनल जो क्या कहते हैं रैंकिंग फेडरेशन का जो रैंक्स को देखते हैं, कॉलेजेस रैंकिंग का, NIRF का, उसको आप वेबसाइट पर भी जाकर विजिट करके देख सकते हैं। उसमें आउट ऑफ 20 जो 12 कॉलेजेस हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं। तो ये एक रीज़न है कि जहाँ पर यानी स्टूडेंट्स ये एस्पायर करते हैं कि जब भी वो यूजी कोर्सेस में जाते हैं वो यानी तुरंत एम्प्लॉयमेंट के एस्पिरेशन से ज़्यादा वो ये देखते हैं कि अंडर ग्रेजुएट ख़ास करके एकेडमिक कोर्सेज में, जैसे BA है, BCom है, BSc वगैरह, ये जो कोर्सेज हैं जो नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज भी इनको कहा जाता है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट एस्पिरेशन से ज़्यादातर वहाँ पर ये देखा जाता है
कि कैसे वो एक जो अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम है वो एक स्टेपिंग स्टोन होगा यूपीएससी के लिए और बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पोस्ट ग्रेजुएशन या जो फर्दर जो स्टडीज़ है पीएचडी एक्सेट्रा वगैरह के लिए या फॉरेन जाने के लिए एक जो एलिट कॉलेजेस होते हैं वो एक स्टेपिंग स्टोन हो सकते हैं। इस वजह से इन कॉलेजेस के लिए जो है मतलब डिमांड ज़्यादा होता जा रहा है। तो अब इसको एड्रेस करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने DUCET को इंट्रोड्यूस करने की बात की, जो बाद में वापस लिया गया, लेकिन यूजीसी ने NTA के थ्रू एक नोटिफिकेशन जो रिसेंटली 27 मार्च को लाया है, उस नोटिफिकेशन में ये कहा कि मतलब हिंदुस्तान के जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के जो यूजी प्रोग्राम के जो एडमिशन्स होंगे वो NTA द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले क्या कहते हैं CUET के थ्रू ही कंडक्ट किया जाएगा। ये एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग को लेकर, ये एक स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग है CUET, तो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग होता क्या है एग्जैक्टली? तो हम देखते हैं कि ख़ास करके जो यूरोपियन मॉडल है US वगैरह में, ये स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग बहुत पहले से प्रैक्टिसिंग में रहे हैं। फिर हिंदुस्तान में जैसे स्टेट के CET हुआ करते थे यानी मेडिकल और इंजीनियरिंग के लिए, फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि JEE है और क्या कहते हैं नीट है। इस तरह के जो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग को कंडक्ट किया जाने लगा प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए। जैसे MBA के लिए हम देखते हैं कि CAT-MAT बहुत ही मशहूर जो एंट्रेंस टेस्ट रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग क्यों की जाती है, कंडक्ट क्यों की जाती है, उसका नेचर क्या होता है? जनरली स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग इसलिए कंडक्ट की जाती है कि एक प्रोफेशनल कोर्स में जब एक स्टूडेंट जब दाखिला लेगा उसका प्रिडिक्टिबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। ये एजेंडा होता है स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग का। फॉर एग्जांपल, अगर मेडिकल के लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट होगा या मैनेजमेंट के लिए टेस्ट होगा या इंजीनियरिंग के लिए, एक प्रोफेशनल कोर्सेस है। प्रोफेशनल कोर्सेस में एक स्टूडेंट का जो एप्टीट्यूड है उसको टेस्ट किया जाता है, उसको प्रिडिक्टेबिलिटी उसकी जो है टेस्ट की जाती है कि किस हद तक इस प्रोफेशनल कोर्स में वो अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा या अपने आप को एडजस्ट कर पाएगी, ये टेस्ट किया जाता है। लेकिन हिंदुस्तान में जब ये यहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, यहाँ पर जिस तरह का मैं DU का डेटा आपके सामने बताया, जिस तरह से डिमांड सप्लाई का गैप हुआ है, उसी तरह से हर प्रोफेशनल एजुकेशन के स्टैंडर्ड टेस्टिंग में सिमिलर सिनेरियो प्रेजेंट आने शुरू हुए, जहाँ पर यानी एप्लीकेशन बहुत ही लाखों में आ रहे हैं, करोड़ों में आ रहे हैं, सीट्स जो है यानी मतलब हज़ारों में होंगे। तो ये जो जब गैप को देखा सिस्टम ने ये सोचा कि स्टैंडर्ड टेस्टिंग को जहाँ पर एक एप्टीट्यूड को टेस्ट करने के बजाय या प्रिडिक्टेबिलिटी को टेस्ट करने के बजाय वहाँ पर छांटने की पॉलिसी को वहाँ पर इख्तियार की गई। अब जैसा मैंने कहा कि जनरली ये प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ में होता है कि उसकी प्रिडिक्टेबिलिटी को टेस्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जैसा यूजी प्रोग्राम के लिए यूजीसी का जो नई पॉलिसी है CUET, ये एक एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा है। BA या BSc ये कोर्सेस जो है BCom है, ये प्रोफेशनल कोर्सेस कम है, ज़्यादातर ये एकेडमिक कोर्सेस हैं, ये स्टेपिंग स्टोन होते हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो अब ऐसे एक एकेडमिक कोर्सेस हैं, उनके लिए किस हद तक ये स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग फिजिबल है, क्या प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, क्या टेस्ट करना चाहते हैं, क्या एप्टीट्यूड टेस्ट करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई हिंदू कॉलेज में बैचलर्स करना चाह रहा है या चाह रही है, तो उसका आप क्या एप्टीट्यूड टेस्ट करना चाहते हैं जो पिछले जो स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम्स कंप्लीट करने के बाद में वो वहाँ पर वो पूरा नहीं हो रहा था, आगे पूरा होने जा रहा है। ये बड़ा सवाल हम लोगों को करने की ज़रूरत है। अब चूँकि यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट तो आ गया, इंट्रोड्यूस तो हो गया है, लेकिन मेजर क्वेश्चन ये है कि प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। जैसा मैंने कहा कि प्रॉब्लम ये था कि 100% कट ऑफ का सिचुएशन पहुँच गया था। मतलब ये है कि HSC बोर्ड में स्टूडेंट्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा यानी मतलब हाई परसेंटाइल हासिल कर रहे थे, कोई 80, कोई 90, 95%, कोई 100% हासिल कर रहा था, उसको एड्रेस करना था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मतलब क्या वाकई में स्टूडेंट्स जो है इतने काबिल हो गए हैं कि उनको 95-100% मिल रहा है, या जो है उनको मॉडरेशन ऑफ मार्किंग सिस्टम हो रहा है जिसकी वजह से उनको ज़्यादा परसेंटेज मिल रहा है, ये सवाल हो रहा है। तो एक स्टडी है क्विंट में, एक जर्नलिस्ट है मेघनाथ बोस, उन्होंने एक स्टडी किया है, एक पैटर्न को उन्होंने स्टडी की, CBSE को उन्होंने एज ए केस स्टडी को इख्तियार किया। 2004 से लेकर 2016 तक के मार्किंग पैटर्न को उन्होंने टेस्ट किया।
मार्किंग पैटर्न में उनको एक इंटरेस्टिंग बात उनको पता चली, वो ये है कि 10 से 15 जो परसेंटेज है मार्क्स हैं वो मतलब एज ए प्रिंसिपल ऑफ मॉडरेशन बोर्ड्स जो है, यानी जो खास करके CBSE बोर्ड जो है वो अलोकेट कर रहा था। और जब जो फॉर्मर चेयरपर्सन से पूछा गया CBSE के मतलब इसके पीछे मतलब क्या फंडा क्या है, उन्होंने कहा कि बोर्ड्स के दरमियान एक हैवी कंपटीशन है और पेरेंट्स जो है यानी मतलब अगर इस बोर्ड में देखते हैं कि अगर अच्छे परसेंटेज नहीं मिल रहे हैं उनके बच्चे को तो वो जो है दूसरे बोर्ड शिफ्ट करते हैं। तो अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए पेरेंट्स के लिए वो क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाकर मार्क देते हैं। मिसाल के तौर पर किसी को 80% मिला है, ये उसी आर्टिकल में आप रेफ़र कर सकते हैं कि उसको जो है 10-15% मार्क ऐड किया जाएगा और उसको 95 बनाया जाएगा। किसी को 85 मिला है, 10% ऐड करके 95% मिल रहा है। तो ये एक यानी जो मॉडरेशन ऑफ मार्क्स को लेकर बहुत ही यानी 2017 में उस पर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ। MHRD उस वक्त के जो मिनिस्ट्री ऑफ जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थे, प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक कमेटी की गई इंटर बोर्ड एक पैनल को तश्कील किया गया और ये डिस्कशन हुआ कि हम अगले साल से के तमाम बोर्ड्स जो है ये जो मॉडरेशन ऑफ मार्किंग है उसको ख़त्म करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद में भी ये ऑब्ज़र्व किया गया कि 2018-19 में भी ये पैटर्न फॉलो हुआ। 20-21 में तो कोविड की वजह से ही स्टूडेंट्स को मतलब एक मॉडरेट मार्किंग वहाँ पर देखने को मिला। लेकिन उससे पहले भी यानी जब ये डिसीजन लिया गया था कि मॉडरेशन ऑफ मार्किंग को डन अवे करेंगे, उसके बावजूद भी उसको कंटिन्यू किया गया। आगे बढ़ते हुए हम कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ ओपिनियंस हैं। इवन UGC चेयरपर्सन है प्रोफेसर जगदीश कुमार, इनका ये कहना था कि इवन बहुत सारे एजुकेशनल एक्सपर्ट्स भी हमने ऑब्ज़र्व किया है कि एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स पहले क्या करते थे कि मल्टीपल एंट्रेंसेस लिखा करते थे, तो उनको दर बदर ठोकरें खाने की ज़रूरत नहीं है। अब वो एक सिंगल विंडो क्रिएट करेंगे CUET के तरफ से और वो CUET के तहत वो सिंगल विंडो के तहत 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले पाएंगे। ये एक ओपिनियन आ रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस दिल्ली यूनिवर्सिटी के बुनियाद पर आज ये CUET की सिचुएशन क्रिएट हुई है या बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी जहाँ पर मतलब बहुत ही हैवी डिमांड है, कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में प्योरली एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पर एडमिशन लिया जाता है, कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में प्योरली मतलब बोर्ड के मार्क्स पर एडमिशन लिया जा रहा है। आप एक साइड ये भी कह रहे हैं, आप कॉन्ट्रडिक्शन देखिए, एक साइड ये भी कह रहे हैं कि HSC बोर्ड जो है बहुत ही क्या कहते हैं लिबरल मार्किंग या मॉडरेट मार्किंग सिस्टम को प्रैक्टिस कर रही है और जिसकी वजह से हम लोगों को CUET को इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है। तो मतलब ये आप मान रहे हैं कि वहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट नहीं हो रहा है बल्कि बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पर यहाँ पर एग्ज़ाम हो रहा है। तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स जो है इस प्रेशर में रहते हैं कि वो मल्टीपल एंट्रेंसेस को लिखने की ज़रूरत है। तो मैं आपको एक डेटा बताया कि NIRF का, जिसके अंदर टॉप 20 कॉलेज जो कॉलेजेस है NIRF के, उसमें से 12 कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के हैं जहाँ पर क्या कहते हैं एंट्रेंस टेस्ट नहीं हो रहा था, मतलब वहाँ पर बोर्ड के बेसिस पर एडमिशन हो रहा था। ऐसे बाकी कॉलेजेस में भी आप देखेंगे कि कुछ जगह एंट्रेंस टेस्ट होता है, कुछ जगह इंटरव्यू होता है, कुछ जगह दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये तो इसमें इस पर सोचने की ज़रूरत है कि जो पुराना जो मॉडल था यानी जिसमें यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी हुआ करती थी, उससे किस लेवल का बर्डन स्टूडेंट्स पर पड़ता, ये सवाल होना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम प्रोफेशनल कोर्सेज़ की बात करते हैं वहाँ पर जो एंट्रेंस को क्लियर करने का जो प्रेशर होता है, क्या वो प्रेशर सेम होता है एकेडमिक प्रोग्राम जैसे BA, BCom, BSc, BCA, BBM जैसे अंडरग्रेड कोर्सेस करने के लिए? क्या वही प्रेशर होता है या वो डिफरेंट लेवल का प्रेशर होता है? क्या या जो प्रोफेशनल कोर्सेस के लिए जो तैयारियां करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर नीट की एग्जांपल आप देखेंगे, जैसे जस्टिस A.K. राजन कमेटी की रिपोर्ट को स्टडी करेंगे तो ये पता चलेगा कि वहाँ पर आप जो है यानी मतलब रिपीटर्स की तादाद ज़्यादा है। तो ये स्टडी करने की ज़रूरत है कि क्या वाकई में जो है
स्टूडेंट्स जो है रिपीटेटिवली दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के लिए आते थे या बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के यूजी प्रोग्राम्स के लिए आते थे, या ये होता था कि अगर उनको यूजी में अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नहीं मिल रहा है तो किसी स्टेट यूनिवर्सिटी चले जाते हैं और मास्टर्स के लिए प्लान करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। क्या है वो पैटर्न को हम लोगों को स्टडी करने की ज़रूरत है। तो जिस तरह से ये आर्ग्यूमेंट नीट के कॉन्टेक्स्ट में लाया गया था कि वो लोग मल्टीपल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने की ज़रूरत होती थी और उसको अपीयर करते थे, और एक सिमिलर आर्ग्यूमेंट जो है यहाँ पर जो लाया गया है वो किस हद तक वो साइंटिफिक है और उस पर जो है स्टडी हुई है, ये एक सवाल है। दूसरी बात ये है कि जो सेंट्रलाइजेशन का जो क्वेश्चन है, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो इनका एक अलग नेचर और कैरेक्टर अलग अलग हुआ करता है। अलग अलग टाइम पीरियड में ये यूनिवर्सिटीज़ शुरू हुई हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको जो है कॉलोनियल ब्रिटिश ने शुरू किया है, जैसे BHU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिसमें कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी है, मैसूर यूनिवर्सिटी है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी है। ये मतलब कॉलोनियल पीरियड में ये शुरू हुए यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसका एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में वो यूनिवर्सिटीज़ इवॉल्व हुई हैं और उन यूनिवर्सिटीज़ ने इस दुनिया को बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। और नेक्स्ट लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं आज़ादी के बाद में, जैसे कोठारी के पीरियड में जैसे यूनिवर्सिटीज़ आई हैं, जिसके अंदर JNU जैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ आप देख सकते हैं। या आप देखेंगे उससे पहले थोड़ा पीछे जाएंगे, यानी मतलब 100 साल पुराने जो माइनॉरिटी कैरेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जामिया है। तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो है अपने आप में यूनिक हैं। वहाँ का कैंपस का एटमॉस्फेयर यूनिक है, टीचिंग लर्निंग मेथड यूनिक है, वहाँ पर जिस तरह का करिकुलम होता है वो यूनिक है। इन तमाम ये जो डाइवर्सिटीज़ को सामने रखते हुए एक सेंट्रलाइज्ड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग किस हद तक फिजिबल है, ये एक दूसरा सवाल है। तो ये चंद क्वेश्चन थे जो हम लोग CUET के कॉन्टेक्स्ट में उठाना चाह रहे थे। तो ये एक बड़ा सवाल है कि मतलब यानी जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किए बगैर कैसे UGC एक शॉर्टकट मेथड यहाँ पर निकाला है, ये एक जो है तवज्जो लायक है। यानी जब OBC रिजर्वेशन जब इंट्रोड्यूस हुआ था 2008 में, उसके बाद में हम देखते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में 50% सीट्स को बढ़ाया गया, लेकिन जो कॉलेज की जो कैपेसिटीज़ हैं वो वैसे की वैसे ही रही हैं। अब यानी ऐसे सिचुएशन में तो यानी एक छोटे से क्लासरूम में 100 स्टूडेंट्स बैठना वाजिब है। तो आप ये कोशिश करते, नंबर ऑफ़ सेक्शंस बढ़ाते, नंबर ऑफ़ टीचर्स बढ़ाते, या कैंपस की जो कैपेसिटी है उनको बढ़ाते, इस तरह से एड्रेस करते। दूसरा ये है कि HSC लेवल पर प्रॉब्लम है, तो HSC को कैसे आप डील करेंगे, जो मॉडरेशन ऑफ मार्किंग है उसको कैसे आप डील करेंगे। MHRD ने जो पैनल बनाई थी उस पैनल का क्या हुआ, कितने स्टेट्स ने फॉलो किया, कितने स्टेट्स ने फॉलो नहीं किया। अगर स्टेट्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, CBSE अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है। ये सब सवालात तो पूछना है। उस पैनल जो उस कमेटी की रिपोर्ट है उसका रिव्यू भी होना है, उस पैनल को भी रिव्यू करने की ज़रूरत है कि मतलब किस हद तक वो यानी मतलब अपने जो पॉलिसीज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट कर पाया ताकि ये मॉडरेशन ऑफ मार्किंग को एड्रेस कर सके। तो इन तमाम जो बुनियादों पर ये हम एक कंक्लूजन में हम ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं कि CUET यानी मतलब एक सोल्यूशन जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स के लिए नहीं हो सकता है। यानी जिस तरह से यूनिवर्सिटीज़ अपने एक्ट के हिसाब से बनी होती हैं, अपने अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, तो उनके जो डाइवर्सिटीज़ है, उनके जो यूनिकनेस है, यूनिक कैरेक्टर को, उनके यूनिक क्वालिटीज़ को वो इंश्योर मेंटेन करते हुए वहाँ के जिस तरह का जो पैटर्न था एंट्रेंस टेस्ट का वो कंटिन्यू तो होना चाहिए। और साथ साथ में ये जो HSC के अंदर जो प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, उसको एड्रेस करने की कोशिश करें। तीसरा ये है कि जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कैपेसिटी को एक्सपैंड करे ताकि ये जो डिमांड सप्लाई का गैप है उसको एड्रेस कर पाए। कैपेसिटी को एक्सपैंड करने का पहला मतलब ये होगा कि क्लासरूम और कॉलेज का कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, और दूसरा ये है कि प्यूपिल टीचर रेशो को एड्रेस करते हुए नंबर ऑफ़ टीचर्स के जो वैकेंसीज़ हैं यूनिवर्सिटीज़ में उनको पूरा किया जाए। शुक्रिया।